This news is sponsored by St. Joseph Senior Secondary School, Panapur, Kariyat, Bangra, Muzaffarpur. मैं श्रुति और आप देख रहे हैं डेन न्यूज। खबरों को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। मीट कारोबारी के घर में भीषण चोरी, चोरों ने आभूषण समेत 20 लाख के संपत्ति पर किया हाथ साफ, सदमे में परिवार। रामनवमी पर मुजफ्फरपुर में 54 जगहों से निकलेगी जुलूस, डीजे और हथियार प्रदर्शन रहेगा बैन। और नीतीश कुमार की जदयू में मची भगदड़, नेताओं ने खोला मोर्चा, तोड़ा नेम प्लेट, एक साथ दर्जनों लोगों ने दिया इस्तीफा। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में एक दंपत्ति को ईद का दावत खाने के लिए रिश्तेदार के यहाँ जाना महंगा पड़ गया। मात्र 3 घंटे के अंदर चोरों ने करीब 20 लाख की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया। वारदात के बाद पीड़ित परिवार का बुरा हाल है। घटना नगर थाना से मात्र 100 मीटर की दूरी स्थित मोती झील भारत बिरयानी वाली गली की है, जहां चोरों ने मटन कारोबारी मोहम्मद रियाज के जीवन भर का जमा पूंजी पर बड़े ही आसानी से हाथ साफ कर दिया। गुरुवार की शाम रियाज अपनी बीवी के साथ ईद का दावत अटेंड करने अपने रिश्तेदार महाराजी पोखर गए हुए थे। इसी दौरान उनके फ्लैट के दरवाजे का ताला काटकर चोर अंदर प्रवेश कर गए। थोड़ी देर के अंदर चोरों ने पेटी और अलमारी तोड़कर 15 लाख कैश और 5 लाख के आभूषण पर हाथ साफ कर दिया। रात में जब वे घर पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर दंग रह गए। तब जाकर इसकी सूचना उन्होंने पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची नगर थाने की पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। रियाज ने बताया कि मुख्य रूप से इस्लामपुर के रहने वाले हैं, वहीं पर उनका मीट का दुकान भी चलता है। पारिवारिक कलह के वजह से वे पिछले 2 सालों से मोतीझील स्थित किराए के मकान में फ्लैट लेकर रहते हैं। जमीन खरीदने के लिए अपने जीवन भर का जमा पूंजी इकट्ठा करे हुए थे, जिसे चोर बड़े ही आसानी से लेकर चलते बने। फिलहाल संदेह के आधार पर पुलिस फ्लैट के कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। हम गए थे अपनी बहन के घर, अपनी बहन के घर ईद की दावत थी। हम अपनी बहन के घर गए थे शाम को 6 बजे, आए हैं वहाँ से पौने 11 बजे। वो 3 घंटे के अंदर अंदर हमारे घर में इतनी बड़ी चोरी हो गई और इसमें से कोई भी कपड़ा इधर उधर नहीं हुआ, सिर्फ मेरा जेवर और मेरा पैसा सिर्फ हटा है। वो मेरा जेवर में था, मेरा जेवर इसमें नहीं रखा हुआ था, उस पेटी में था, लेकिन इसमें मेरा कैश था। मेरे शौहर की गोश्त की दुकान है, रोज़ की कमाई है हम लोग की, इसमें पैसा रखा हुआ था। सारा पैसा लेके चला गया। मेरी नॉर्मल सी डेली यूज़ की बैग है, उसमें 100-200 रुपया बचा था, वो भी लेके चला गया। कुछ भी नहीं बचा हुआ है। और मेरा जेवर में मेरा 2 गले का था, 2 कान का था, 2 अंगूठी थी, एक मैके एक ससुराल, मेरा सब चीज़ 2 था। मेरा कुछ भी नहीं बचा है। आप बाहर चले जाए तो मेरा कुछ भी नहीं बचा है, कुछ भी नहीं बचा। पैसा मेरे शौहर बता रहे टोटल हम लोग पास पूरा वो मिला के 10-15 लाख रुपया था। अब जेवर कितने का होगा? अब हमको ये तो जेवर मेरी शादी को 7 साल हो गया, मेरे मैके से मिला, मेरे ससुराल से मिला, हम कैसे आइडिया लगा? 5 लाख का होगा आराम से, 4 लाख का तो होगा। मेरा 2 गले का था, एक मैके का, एक ससुराल का, 2 गले का था, 2 अंगूठी थी, एक यहाँ की एक वहाँ की, हर चीज़ मिला के 2 होता। कितने घंटा में चोरी कर ली? 3 घंटा, मात्र 3 घंटा। 6 बजे तक घर से निकले और
पौने 11 बजे घर में आ गए थे, नहीं 10:35 पे घर पे आ गए थे। उतने में ऊपर वाली जो रेंट पे रहती हैं वो बोली कि हम फ्लैट में आए थे 9:30 बजे, देखा कि तुम्हारे घर का ताला खुला हुआ है। वो ऐसे बोली तुम्हारे घर का ताला खुला हुआ है, तो उसको हमें फ़ोन करके बोलना चाहिए था ना कि तुम्हारे घर का ताला खुला हुआ है, आ जाओ। तो वो लोग नहीं बताई, वो लोग अपना ऊपर बैठी थी। और हमारे घर में चोरी होगी, ताला तोड़ा जाएगा तो आवाज़ होगी ना भैया। कोई भी इंसान घर ऊपर, मेरी कुकर की सीटी बोलती तो ऊपर आवाज़ चली जाती, वो लोग बोलती है। तो मेरे यहाँ तो ताला तोड़ा, चोरी हुई, मेरे बकस को छितिर बितिर किया गया, मेरे सामान को। ऊपर वाला सब बोल रहा है कि मेरे को कोई आवाज़ नहीं लगी। थाना से समझिए ना कि जो है कि कितना दूरी होगा, थाना और यहाँ का कितना दूरी है? 100 मीटर की दूरी पर है। क्या घटना हुई? घटना ये घटी है कि कल हम शाम में जो है अपने जो है शाहरुख के यहाँ गए हैं, ईद के दावत में बुलाए हुए थे, वहाँ गए हैं। यहाँ से 6:30 में हम निकले हैं और वहाँ से लमसम 10:30 में वहाँ से आए हैं। पौने 11 में फ्लैट पे जब आ रहे हैं तो हमने देखा कि पूरा मेरा जो है मेन गेट का ताला जो है वो गेट का हैंडल हटा हुआ है और ताला है नहीं था। एक बैग हम चौंक गए। जब केवाड़ी खोल रहे हैं तो ताला को बेजाते आड़ी से काट के मेरे रूम का जो गलियारा है वहाँ फेंके हुआ था। वहाँ से पूरा हम लोग चिल्लावे लगे, वाइफ मेरी चिल्लावे लगी, बाप रे क्या हो गया, नहीं हुआ। जब रूम में आ रहे हैं देख रहे पूरा सामान चितिर बितिर किया हुआ है। और उसके बाद से बड़ा वाला टरंग में मेरा छोटा पेटी था, पूरा टरंग का ताला तोड़ के पेटी को बाहर घींच के जो पूरा पैसा था सब पैसा को ले गया। और उसके बाद से लॉकर को तोड़ी से, लॉकर में जो पैसा था और गहना था और जो सब था सबको ले गया। कितना कैश था? कैश था जो है मेरा पेटी में और लॉकर में मिला के 15 लाख रुपया था और 5 लाख का गहना था। 20 लाख का नुकसान? हाँ, 20 लाख का नुकसान है। कब से रह रहे हैं यहाँ पर? हम लड़ रहे हैं लमसम 2.5 साल से। पहले कभी इस तरह घटना नहीं, कभी ऐसा नहीं घटना हुआ किसी पर शक संदेह मेरे ऊपर जो फ्लैट में रहता है आदमी, उसी पर संदेह है। उसी संदेह के आधार पर क्यों संदेह इसलिए है कि वो हमसे हर 1 मिनट का खबर लीज है। कल भी आप कहाँ हैं, आप नहीं हैं, हर बात का खबर लीज है। और मेरा जो है ऊपर उसके घर से जो है आड़ी ब्लेड मिला है, उसके हाथ पर जो है तोड़ने का जो हाली तोड़ा है, उसके पूरा हाथ में जख्म का निशान भी पुलिस देखी है। उसी के आधार पर पुलिस उसको उठा के ले भी गया। नाम है उसका नाम है उसके शौहर का नाम है इकबाल और महिला का नाम है अर्शी और उसका एक साला जो है 3 दिन से यहीं पर पड़ा हुआ है, उसका नाम है तौसी। ले गई पुलिस? हाँ, पुलिस ले गया तीनों को। रामनवमी 6 अप्रैल को पूरे देश में भव्य तरीके से मनाया जाएगा। इसको लेकर तमाम राज्यों में तरह तरह के आयोजन किए जाएंगे। बिहार में भी रामनवमी को लेकर जोरों शोरों से तैयारी चल रही है। मुजफ्फरपुर में हर साल की तरह इस साल भी जुलूस निकाले जाएंगे। इसको लेकर प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। एसएसपी सुशील कुमार ने जुलूस समितियों के लिए विशेष गाइडलाइंस जारी की है। इस साल जिले में 54 अलग अलग जगहों से रामनवमी की जुलूस निकाली जाएगी। जिला प्रशासन ने साफ तौर पर कहा है कि बिना लाइसेंस के कोई भी जुलूस नहीं निकाल सकेगा। सभी समितियों को निर्धारित रूट का प्लान करना होगा। वहीं जुलूस में हथियारों का प्रदर्शन और डीजे का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इस दौरान जिले में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। जुलूस की निगरानी ड्रोन कैमरा से की जाएगी। शहर के संवेदनशील इलाकों में अंतरिक्ष पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की तैनाती रहेगी। वहीं जुलूस के साथ साथ प्रशासन सोशल मीडिया पर भी नजर रखेगी। धार्मिक उन्माद या अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 6 अप्रैल को निकलने वाली जुलूस में भड़काऊ भाषण या गानों पर भी पूरी तरीके से बैन रहेगा। प्रशासन ने पहले ही 7000 लोगों पर बीएनएस की धारा 126 के तहत कार्रवाई की है। इसके अलावा 47 लोगों के खिलाफ सीसीए का मुकदमा चलाने का प्रस्ताव भेजा गया है। पूरे ज़िले में 54 रामनवमी के जुलूस निकल रहे हैं। बहुत व्यापक तौर पे हम लोगों ने प्रिपरेशन किया है और उसमें सभी रामनवमी के जुलूस जो हैं सभी को लाइसेंस लेना अनिवार्य है। लाइसेंस की कार्रवाई चल रही है और उसमें लाइसेंस की जो शर्तें हैं, जैसे कि किसी भी तरह का हथियार का प्रदर्शन ना करना, डीजे का प्रदर्शन ना, डीजे नहीं बजाना, किसी तरह का भड़काऊ भाषण या
भड़काऊ गाना नहीं बजाना है, ये सारी चीज़ें, अन्य कई शर्तें हैं, उस चीज़ों को हम लोगों ने लागू किया है। उसके अलावा सभी सेंसिटिव प्लेसेस पे हम लोग जॉइंट ऑर्डर से, हमारे और डीएम साहब के जॉइंट ऑर्डर से पुलिस फोर्स और पुलिस मजिस्ट्रेट की तैनाती होगी। सभी सेंसिटिव लोकेशन पे ड्रोन के द्वारा निगरानी की जाएगी, सभी जगह पे वीडियोग्राफी की जाएगी, और अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का लॉ एंड ऑर्डर को अफेक्ट करने की कोशिश करता है तो इस पर कानूनन कार्रवाई की जाएगी। उसके अलावा जो प्रिवेंटिव कार्रवाई है उसमें हम लोगों ने लगभग 7,000 से ज़्यादा लोगों पे 126 BNS के तहत कार्रवाई की है, बाउंड डाउन किया है, और CCA के तहत, CCA 3 के तहत हम लोगों ने लगभग 47 लोगों पे कार्रवाई के लिए डीएम साहब को प्रतिवेदन भेजा है। तो पूरी तरीके से हम लोग की नज़र है, सारे वरीय पदाधिकारी लगातार उस दिन फील्ड पे रहेंगे। पहले ये जो फ्लैग मार्च है वो भी हो रहा है, सभी क्षेत्रों में होगा। अभी आगे के आने वाले 2 दिनों में सभी जगह पे शांति समिति की बैठक की गई है। जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक आज है, उसको हम लोग कर रहे हैं। तो ये सारी तैयारियां हैं, हम लोग पूरी तरीके से आश्वस्त हैं, और आप लोगों के माध्यम से हम सभी आयोजक हैं उन लोगों से भी अनुरोध करना चाहेंगे कि जो लाइसेंस की शर्तें हैं उसको 100% पालन करें। जदयू ने वक्फ संशोधन बिल पर मोदी सरकार का समर्थन किया है। बिल पास हो चुकी है, लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोग बिल का विरोध कर रहे हैं। जदयू के समर्थन के बाद पार्टी में घमासान मच गई है। मुस्लिम नेताओं ने पार्टी में बगावत छेड़ दी है। एक के बाद एक मुस्लिम नेता पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। मुजफ्फरपुर में शुक्रवार को जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव अफरीदी रहमान ने अपने 2 दर्जन समर्थकों के साथ पार्टी के पद और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और मंत्री ललन सिंह के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। मुस्लिम नेताओं का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुसलमानों के साथ विश्वासघात किया है। आपको बता दें कि वक्फ संशोधन बिल पास हो चुकी है। केंद्र सरकार इसे मुसलमानों के हित में बता रही है, लेकिन मुस्लिम समुदाय का कहना है कि यह बिल मुस्लिम विरोधी है। मुसलमानों के वक्फ संपत्ति हड़पने के लिए बनाए गए हैं। इस बिल को जबरदस्ती मुसलमानों पर थोपा जा रहा है। मुस्लिम समुदाय देश भर में वक्फ संशोधन बिल का विरोध कर रहे हैं। विरोध किया है, अवतार पार्टी का भी इमारत शरिया ने विरोध किया है, वो एकदम सही था। और हम लोग को एहसास हो गया कि नीतीश कुमार मुसलमानों को ठगने का काम करते हैं, धोखा देने का काम करते हैं, मुसलमानों के साथ अन्याय करते हैं और मुसलमानों को वोट बैंकिंग समझते हैं, मुसलमानों को अपना बदवा मजदूर समझते हैं। जिस तरह से मुसलमान समाज ने उनको लोकसभा में जिताने का काम किया, 12 सीट, विधानसभा में भी हम लोग ने समर्थन करने का काम किया। लगातार हम लोग पार्टी के लिए सक्रिय है, ईमानदारी से है, लेकिन उनके पार्टी के ही नेता ललन सिंह हैं जो मुसलमानों के खिलाफ और वक्फ बोर्ड के खिलाफ लगातार जहर उगलने का काम किया है। हम लोगों ने बहुत बर्दाश्त किया, लेकिन अब हम लोग बर्दाश्त नहीं किया और हम लोग ने आपसी बैठक करके जो भी कार्यकर्ता मुजफ्फरपुर में जदयू के टीम है, जो मैं पूर्व में जिला अध्यक्ष भी रह चुका है, जो लोग सेक्टर अध्यक्ष है, वार्ड अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष नगर के, उन लोग के साथ मैंने बैठक किया, निर्णय लिया और मैं प्रदेश महासचिव हूँ अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ में। मैं हम लोगों ने सब निर्णय लेकर इनको त्याग पत्र देने का काम किया है और नीतीश कुमार से मैं अपील करूँगा कि मुसलमानों को धोखा देना बंद करे और उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जब जब मुसलमान जागा है तब तक बिहार का सत्ता हिला है और मुसलमान जाग चुका है। नीतीश कुमार को इस बार गद्दी छोड़ना पड़ेगा, किसी भी हाल में उनको गद्दी छोड़ना पड़ेगा। ये अल्पसंख्यक समाज, अगर वक्फ बिल संशोधन बिल को वापस नहीं लिया जाता है तो हम लोग पूरे देश, पूरे जिला, पूरे बिहार, पूरे देश में हम लोग का धरना होगा, हम लोग प्रोग्राम करेंगे। जहाँ तक होगी हम लोग की जो उलमाए हैं उनका जो भी आदेश होगा हम लोग पालन करेंगे, हम लोग प्रदर्शन करेंगे। आज हम लोग ने सैकड़ों लोगों के साथ हम लोग ने वक्फ बोर्ड के खिलाफ जो चल रहा है हम लोग ने बैठक की है, सैकड़ों लोग ने इस्तीफा देने का काम किया है। उमेश कुशवाहा को चिट्ठी भेजने का काम हम लोग कर रहे हैं। मैं प्रदेश महासचिव माइनॉरिटी का था, जेडीयू का, लगातार मैं 2-3 प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष भी था, सक्रिय भी था। अब आगे चुनाव भी है तो किस तरह हम लोग जो है आपसी बैठक, जो जिस पार्टी जो मुसलमानों की बात करेगी, सेकुलरिज्म की बात करेगी, हिंदू मुस्लिम की एकता की बात करेगी, मोहब्बत की बात करेगी, दोनों समाज को लेके चलेगी, जो बांटने का काम नहीं करेगा, कांटा बोने का काम नहीं करेगा, वैसे लोग को हम लोग देश से लेके और बिहार से लेके जिला में हम लोग जिताने का काम करेंगे। और जो नफरत भी ताकत है, जो नफरत फैलाती है, जो एकता को तोड़ने का काम करती है, वैसे लोग को हम लोग उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। और गांधीवादी और ये जो गांधी जी का सपना है, जो देश एक हो, मोहब्बत में चले, वैसे लोग गांधीवादी विचारधारा के लोग और जो ईमानदार
छवि के लोग हैं जो सेकुलरिज्म को रियल में मोहब्बत करते हैं और लोगों को लेकर चलते हैं, वैसे लोगों को जिताने का काम करेंगे। यदि नीतीश कुमार अच्छे थे, नीतीश कुमार लगातार हम लोग के लिए जहाँ तक होता था काम करते थे, लेकिन इस बार उनका चेहरा खुल गया जिस तरह से मुसलमानों के साथ गलत किए हैं। क्योंकि बताया जा रहा है वक्फ बोर्ड संशोधन बिल में ये हमारी पर्सनल देश आज़ाद होने से पहले भी वक्फ कमेटी थी, देश आज़ाद होने के बाद भी जो हमारे पूर्वजों हैं उनकी ज़मीन है जिसमें कब्र है, ईदगाह है, नमाज है, ये धर्म की बात है, उसमें हम लोग नमाज पढ़ते हैं। बहुत ऐसी ज़मीन है जिसकी कागज़ दीमक खा गया या बाढ़ आया, गाँव एरिया है, बाढ़ में कागज़ बह गया, क्या उसकी ज़मीन की कागज़ आप मांग रहे हैं? आप हम लोग के नागरिकता पर बने हम लोग के ज़मीन की कागज़ मांगते हैं, कभी नागरिकता की कागज़ मांगते हैं, कभी 3 तलाक भी लाते हैं। क्या आप खेल मजाक कर लिए? आपको मालूम नहीं कि ये कौम मुसलमान कौम कितनी आज़ादी देश में कुर्बानी दी है, कितने सारे लोग शहीद हुए हैं। क्या जो बिस्मिल्लाह खां है, जो मौलाना APJ अब्दुल कलाम जो उन्होंने मिसाइल बना के दिया, क्या उनकी रूह को, उनकी आत्मा को कितनी शर्म आती होगी कि हमारे समुदाय के लोग जिस देश के लिए हम लोग ने लहू बनाया उस देश में हमारे समाज के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। कभी लव जिहाद के नाम पे परेशान किया जाता है, कभी मंदिर मस्जिद के नाम पे परेशान किया जाता है, कभी नमाज पढ़ने के नाम पे परेशान किया जाता है, कभी वक्फ बिल ला के परेशान किया जाता है, कभी NRC ला के परेशान किया जाता है, कभी तलाक का बिल ला के परेशान किया जाता है। अब मुसलमान नहीं सहेगी, उसके लिए जहाँ तक कि हम लोग की लड़ाई होगी हम लोग लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। मुसलमान जश्न भी मना रहे थे इस बिल पर। वो सब जो है भाजपा के द्वारा एजेंट है, नकली मुसलमान है। कुछ मुसलमान को पैसा दे के इस तरह का काम किया गया है। हमारे जो भी इदारे हैं, जो भी उलमाए दीन है, जो भी मुसलमान के प्रति अच्छे लोग हैं, खुलेआम विरोध कर रहे हैं। पार्टी में भी रह के भी लोग विरोध कर रहे हैं, जो प्रतिष्ठ हैं, जो लगातार पार्टी में हर पार्टी के सेकुलरिज्म पार्टी के लोग इस्तीफा देने का दौर शुरू हो गया है। मुजफ्फरपुर के कर्जा थानेदार अब खनन मामले को लेकर बुरी तरह से फंसते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि अब मामले में उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने संज्ञान लेते हुए SSP से बात कर जांच के बाद कार्रवाई का निर्देश दिया है। मामला कर्जा थाना का है, जहां की बीते दिनों खनन विभाग से जुड़े मामले को लेकर कर्जा थाना प्रभारी के ऊपर कई आरोप लगे थे। वहीं उनका ऑडियो भी वायरल हुआ था, जिस मामले में अब वह मुसीबत में घिरते हुए दिख रहे हैं। बता दें कि पूर्व से ही DM सुब्रत कुमार सेन और SSP सुशील कुमार के द्वारा कर्जा थाना प्रभारी के ऊपर लगे आरोप को लेकर एक जांच टीम का गठन किया गया है, जो टीम पूरे मामले की जांच कर रही है। और अब मामले में डिप्टी CM विजय सिन्हा ने संज्ञान लेते हुए जांच का आदेश दिया है। डिप्टी CM ने कहा है कि इस तरह के भ्रष्ट अधिकारी के साथ कार्रवाई के लिए DGP को पत्र लिखने का निर्देश दिया है, क्योंकि इस तरह के भ्रष्ट अधिकारी को कतई बिहार के अंदर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी कर्जा थाना एक्शन के लिए हमने SP को कहा है कि इसको इमीडिएट कार्रवाई के लिए भेजिए DGP के पास, और ऐसे भ्रष्ट लोग कतई स्वीकार बिहार के अंदर नहीं होंगे। जो इस तरह के खेल में लगे हैं वैसे लोगों पर एक्शन इमीडिएट जरूरत है। आज वैशाली में बता कि मानसिकता कतई स्वीकार नहीं होगी। और मैं बता दूं कि अराजकता फैलाने वाले राजद कांग्रेस के पीरियड के मानसिकता के नेता हो या पदाधिकारी, अब बिहार को कतई स्वीकार नहीं है। 21वीं सदी का विकसित बिहार बनाना है तो अपराध भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण बनाने वाले पदाधिकारी का सम्मान और इसको जो ताकत प्रदान करता है वैसे बिहारी योद्धा का सम्मान की जरूरत है। आज मैं आपको बता दें कि ओवरलोडिंग अवैध खनन की गाड़ी पकड़वाने वाले को जो पुरस्कार दे रहे थे वो आगे भी जारी रखेंगे। ये वित्तीय वर्ष 25 और 26 में भी वो जारी रहेगा। उसका बड़ा असर और बड़ा लाभ राज्य को हो रहा है। मुजफ्फरपुर के बेनीबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत बरुआरी स्टेडियम के पास शुक्रवार की शाम अचानक आग लगने की घटना ने पूरे इलाके में अफरा तफरी मचा दी। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते करीब दर्जन भर घर जलकर खाक हो गए। स्थानीय लोग आग बुझाने की कोशिश में जुटे, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। घटना की सूचना मिलते ही अंचल अधिकारी, प्रखंड प्रमुख, मुखिया समेत प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा और हालत का जायजा लिया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। प्रशासन की ओर से क्षति का आकलन किया जा रहा है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने सरकार से प्रभावित परिवारों के लिए मुआवजा और पुनर्वास की मांग की है। लगभग 10:30 बजे
कुछ लोग यहाँ से कटनी माल मवेशी को चराने खेत पथार गए हुए थे। इसी क्रम में शॉर्ट सर्किट बिजली का खंभा ये देख रहे हैं सामने लगी हुई है, उससे आग लग गई। आग लगने की वजह से पछिया हवा तेज़ था, जब तक लोग आया तब तक आग कंट्रोल नहीं हुआ। उससे लगभग 300 घर का नुकसान हुआ। घर में लोग कुछ लोग थे, बाल बच्चा लोग, सबका मुखिया, सबका सदस्य सब खेत में था, माल चराने, गेहूँ काटने, मसूर उखाड़ने, तोरी काटने के क्रम में। इसी क्रम में जो है 2500 घर जल करके 30 घर में आग लगा, लेकिन 5 को हम लोग कंट्रोल कर लिए। 25 घर जल करके राख हो गए। यहाँ गाय घाट के सीओ महोदया भी अभी आपके सामने उपस्थित हैं। यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डैन न्यूज। सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पानापुर, करियत, बंगरा, मुजफ्फरपुर, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chalk and Jalan Chhapra also. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो लिए बढ़े चलते हैं आपको अगली खबरों की ओर। मुजफ्फरपुर बीआरए बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर दिनेश चंद्र राय ने अपने ऊपर लगे जातिवाद के आरोप को बेबुनियाद बताया है। उनका कहना है कि सामाजिक कार्यकर्ता रजनीश कुमार किसी राजनीति से प्रेरित होकर राज्य भवन में राज्यपाल को चिट्ठी लिखे थे। उनके चिट्ठी लिखने के पहले से वो बीमार थे और अस्पताल में भर्ती थे। अभी स्वस्थ होकर आए हैं तो उन्हें इसकी जानकारी मिली है। कहीं भी कंप्लेन करने का एक नियम होता है, लेकिन इसको कोई भी मानता नहीं है। इन सब मामलों को लेकर शुक्रवार को विश्वविद्यालय स्थित गेस्ट हाउस में कुलपति प्रोफेसर दिनेश चंद्र राय ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। वीसी ने बताया कि मेरे ज्वाइनिंग से पहले कायस जाति के 2 अधिकारी थे, जो अब 3 हो गए हैं। ब्राह्मण 2 थे, जो अब 5 हो गए हैं। मुस्लिम 0 थे, लेकिन अब 2 है। ओबीसी के 1 थे, अभी भी 1 है। एससी जाति के 2 थे, अब 3 है। ओवरऑल 18 थे, अब 23 है। मैं भूमियार जाति से आता हूँ। मेरे ज्वाइनिंग से पहले भूमियार जाति के 6 अधिकारी थे, अभी भी 6 है। अगर आप आंकड़ा मिलाएंगे तो इस हिसाब से मुझ पर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद और बेतुका है। और ऐसा क्या हुआ, तो उसका जवाब दे। दूसरा, ऐसा क्या हुआ कि आपको सफाई देनी पड़ रही है और मीडिया से भी आग्रह कर रही है कि जानकारी कम है, लगातार जानकारी ले लीजिए। तो कहीं कहीं कम्युनिकेशन का गैपिंग है, और आपको ऐसा क्या लगा? तो ये क्या आपको ये लगता है कि अब हमको कुलपति को यही सब मीडिया में हर 15 दिन पर बताना चाहिए कि हमारी जात के इतने अधिकारी हैं? नहीं तो कंप्लेन गया तो कंप्लेन, और कंप्लेन को आप लोग बहुत प्रमुखता से छापने लगते हैं, बिना ये जाने कि कंप्लेन करने वाला भी कोई सही आदमी है कि नहीं। मुजफ्फरपुर का विश्वविद्यालय है और पेट में दर्द है मधेपुरा के आदमी को, तो इसलिए आपकी जरूरत पड़ी। आप जब कंप्लेन को लगते हैं इंटरटेन करने और छापने, तो आपको बुला के सच्चाई बतानी पड़ती है। और अगर हमारी बात में सच्चाई नहीं है तो आप सारे लोग बैठे हुए हैं, कहिए कि आप झूठ बोल रहे हैं। इसलिए हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत इसलिए पड़ी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत इसलिए पड़ी कि कुलपति को पता नहीं कौन गंभीर बीमारी है, तो हमारी जांच की सब रिपोर्ट है, वो भी आपको शेयर कर देंगे। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, बड़ी धमक के साथ हूँ। ऑपरेशन हमारा सफल है, आपके बीच में हूँ, और इसीलिए आपके साथ बैठ के चाय पीने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत पड़ी है।
पूर्व और अभी में अधिकारियों की क्या स्थिति है आपने? अभी तो बताए तो तब आप देर से आए तो तब हम उसी बात को फिर से बोले। आवेदन में सर उल्लेख है कि 42 महाविद्यालयों में 17 जो है भूमियार जाति के हैं, जी, जैसा कि उसमें पत्र में लिखा हुआ जी, जिसमें एक लंगट सिंह कॉलेज के भी प्रिंसिपल हैं जो 7 साल से हैं, जी, ममता रानी है, जी। आखिर ये दोनों और भी बहुत सारे लोग हैं, क्यों नहीं हटाया जा रहा? नहीं तो आखिर नहीं इसलिए नहीं हटाया गया कि हमको जो सिलेक्शन बोर्ड है, सिलेक्शन कमीशन है, वहाँ के चेयरमैन से, मेंबर लोगों से मेरी लगातार बात हो रही थी कि हम प्रिंसिपलों का सिलेक्शन बहुत जल्दी करके आपको लिस्ट देने वाले हैं, और अभी लिस्ट आ गई है और सबसे ज्यादा प्रिंसिपल हमारे ही विश्वविद्यालय को मिले हैं। हमारे 42 में से हमारे पास 7 या 8 कमीशन प्रिंसिपल हैं और 24 हमको मिल गए। नहीं, देखिए जो मधेपुरा वाली कंप्लेन है वो तो कर्मचारी है कि आदमी है कि भगवान है, हम कुछ नहीं जानते हैं। आपके अखबार ने उसको इंटरटेन कर लिया तो अब हमारी मजबूरी है। वो चिट्ठी राजभवन में चली गई तो हमारी मजबूरी है कि हम राजभवन को भी जवाब दें और आपसे भी बात करें, क्योंकि आप ही माने आम आदमी तक किसकी पहुंच है? तो आपकी पहुंच है। तो आपको सच्चाई बताना हमारा धर्म था। आपने उसका बिना तथ्य जाने आपने छाप दिया। आप ये कहते हैं कि हमारे पास तो सर न्यूज आएगी तो हम छापेंगे ही, तो हमको तो अगर उसमें सच्चाई नहीं रहेगी तो खंडन के लिए आपको बुलाना ही पड़ेगा और आपको चाय पिलानी ही पड़ेगी। नियंत्रक है जो उनके नीचे जो पद धारक व्यक्ति को बनाया गया वो विधि विरुद्ध है, वो पद जबकि है ही नहीं, क्या कुछ ऐसा है? ऐसा है कि पहले तो ये समझ लीजिए कि ये कुलपति का विशेषाधिकार है कि अपने काम को सुचारू रूप से करने के लिए जितना माने जिसको हम पद दे रहे हैं उसको कोई लाभ नहीं दे रहे हैं, कोई 1 रुपया का अलाउंस नहीं दे रहे हैं, उससे जबरदस्ती काम ले रहे हैं। और इसके लिए हमारे सुनिए, हमारे पूर्व के गवर्नर आर्लेकर साहब के जो ओएसडी विश्वविद्यालय थे प्रीतेश देसाई, एक दिन जबकि मैं उस दिन कोठी पर पूजा कर रहा था, वो अचानक आ गए और वो परीक्षा विभाग वगैरह में उन्होंने अचानक धावा मार दिया और बड़ी अराजकता उनको मिली। लड़कों की बड़ी कंप्लेन मिली, कंट्रोलर से मिले, कंट्रोलर ने उन्हीं से पूछ दिया कि आप कौन हैं, और अपमानित महसूस हुए। उसके बाद आए, उन्होंने हमको फोन किया कि कुलपति जी आप कहाँ हैं? मालूम चला कि आप पूजा कर रहे हैं। हम कि पूजा से मैं खाली हो गया हूँ, तो कहे कि मैं आ रहा हूँ कोठी में। और उन्होंने ही ये बात कही कि सर इससे कंट्रोलर का काम नहीं चलेगा, आप 1-2 और सक्षम लोगों को बनाइए। और हमारी पूर्व की जो रजिस्ट्रार थी उन्होंने कहा, ये एडवाइस किया कि सर कोशिश करिए कि 2 में से 1 महिला को बना दीजिए, तो लड़कियों को अपनी कंप्लेन आके कहने में सहूलियत रहेगी और महिला अधिकारी के साथ जल्दी कोई बदतमीजी नहीं करेगा। तो हमने एक रेणु बाला को बना दिया, एक आनंद दुबे को बना दिया। रेणु बाला भूमियान है, आनंद दुबे ब्राह्मण है, वो रिप्रेजेंटेशन में कि दोनों भूमियान है। शुक्रवार को बिहार विश्वविद्यालय के सभागार में कुलपति प्रोफेसर दिनेश चंद्र राय पत्रकारों को अपने कार्यकाल में विश्वविद्यालय में प्रशासनिक, शैक्षणिक और अकादमिक गतिविधियों में कीर्तिमान के बारे में बता रहे थे। वहीं नवीन अतिथि गृह के सभागार के बाहर एलन कॉलेज के हिंदी विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर ललन कुमार विश्वविद्यालय की लाल फीता स्याही के खिलाफ धरने पर बैठ गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जब कुलपति बाहर निकले तब उन्होंने डॉक्टर ललन कुमार को जमीन पर बैठा देख उनसे पूछा कि आप क्यों धरना दे रहे हैं। प्रोफेसर ललन कुमार ने उन्हें अपनी समस्या बताई तो कुलपति उन्हें आश्वासन देते हुए गाड़ी में सवार होकर निकल गए। पूरे मामले को लेकर सहायक प्रोफेसर डॉक्टर ललन कुमार का कहना है कि 11 अक्टूबर 2022 से 7 अप्रैल 2023 तक 179 दिनों के लिए वे मेडिकल लीव पर थे। इस दौरान वह सीएन कॉलेज साहेबगंज में पदस्थापित थे। मेडिकल लीव पर से वापस आने के बाद उनके मेडिकल लीव के आवेदन को आज तक स्वीकृति नहीं दी गई है, जिस कारण वह अनुपस्थित बताए जा रहे हैं और उनका प्रमोशन नहीं हो रहा है।
जिसे लेकर उन्होंने पूर्व में कई आवेदन भी दिए हैं। साथ ही सीनेट की बैठक में इस बात को रखा गया था, पर 1 साल से उनके आवेदन पर कार्रवाई नहीं हो रही है, जिसे लेकर आज वे धरने पर बैठ गए थे। साल से पुराना है, 2022 का मामला है। बार बार सिंडिकेट के लिए सूचीबद्ध होता है और ये लोग डालते नहीं फिर इसमें, और अभी तक मामला लंबित है। इस साल मेरा प्रमोशन रुका हुआ है, मेरा सैलरी रुका हुआ है, उसके कारण तो आज सर्विस मेरी अनियमित हो चुकी है। सब यहाँ बैठे हुए हैं, यही मांग कर रहे हैं कि हमारे मामले को सिंडिकेट में रखा जाए। मिले नहीं है? आज भी जो एजेंडा है उसको सिंडिकेट में नहीं रखा जाए मेरे विषय को। डीसी साहब से मिले नहीं है? मिल नहीं रहे हैं सर, मैं कई बार कोठी पर गया हूँ, नहीं मिले देते, मिल ही नहीं रहे? नहीं मिले। कल भी गया हूँ कोठी पर, आज भी गया हूँ कोठी पर, कोई नहीं मिले हैं। रजिस्ट्रार से मिल रहे हैं, बोले कि मेरे पास कोई उपाय नहीं है, कुलपति सर के पास फाइल है। तो 4 साल से 2022 से मैं इंतजार ही कर रहा हूँ इसी का, कब तक ऐसे इंतजार करेंगे? क्या नाम? हर साल की तरह इस साल भी मुजफ्फरपुर के शुक्ला रोड स्थित हजरत दाता कम्मल शाह का 143वां सालाना उर्स मुबारक 6 अप्रैल से शुरू होकर 13 अप्रैल तक चलेगा। शुक्रवार को मजार परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दरगाह के गद्दी नशी मौलाना मोहम्मद निजामुद्दीन रजा खान उर्फ भोला बाबा ने यह जानकारी दी। आपको बताते चले कि 11 अप्रैल को नगर थाना से जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा दरगाह शरीफ पर चादर पोशी की जाती है, जिसको सरकारी चादर के नाम से जाना जाता है। 6 अप्रैल से उर्स की शुरुआत है और उस दिन से आम जायरीन दरगाह शरीफ पर चादर पोशी का सिलसिला शुरू हो जाएगा। मौके पर सामाजिक कार्यकर्ता रियाज अंसारी, पाले खान, वसी उल हक रिजवी, परवेज अख्तर, चांद समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कि हज़रत मौलाना ख्वाजा हाजी असगर अली ख़ान उर्फ सरकार दाता कम्बल शाह रहमतुल्लाह अलैह का 143वां सालाना उर्स मुबारक 6 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल तक मनाया जाएगा, जिसमें 6 अप्रैल को सुबह 9 बजे से कुरान का पाठ होगा और उसके बाद 10 बजे दिन में कुल फातिहा खानी, 4 बजे शाम में संदल चादर पोशी होगा। उसके बाद हम लोग अपना चादर पोशी करेंगे। उस रोज़ से प्रोग्राम शुरू हो जाएगा और 11 अप्रैल को 2:10 के बाद सामान को साईं सीडी के तरफ से चादर चढ़ती है। 3:10 पर मुजफ्फरपुर नगर निगम परिवार की चादर आती है और 5:05 पर सेंट्रल जेल मुजफ्फरपुर के तमाम प्रशासन अधिकारी चादर लेके यहाँ आते हैं हर साल दाता के यहाँ। और उसके बाद 6:10 पर पुलिस कप्तान मुजफ्फरपुर आदर्श नगर थाना जिला अधिकारी पूर्वी पश्चिमी सब SDO उसमें हर साल शामिल होते हैं। ये अनिवार्य है कि तमाम उच्च अधिकारी को इस चादर में रहना है, इसलिए कि ब्रिटिश हुकूमत की चादर लिखी हुई है। ये पास करके जब से चादर चढ़ रही, जब से तमाम जिला अधिकारी SP SDO थाना प्रभारी टाउन DSP सब मौजूद रहते हैं, इसलिए कि उन लोगों को यहाँ के रिकॉर्ड पर लिखना पड़ता है कि इस तिथि को, इस तारीख को हमने दाता के यहाँ चादर भेंट किया। देखिए, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो उद्देश्य है वो ये है कि हर साल की तरह इस साल भी दाता कम्बल शाह रहमतुल्लाह अलैह का जो है उससे मुबारक 6 तारीख से शुरू होकर के 13 तारीख तक मनेगा। और आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आम आवाम तक ये मैसेज चला जाए, आम लोगों को ये मैसेज पहुंच जाए कि दाता का उर्स अब शुरू हो रहा है और जो सरकारी चादर है जिसको देखने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं, दूसरे राज्यों से लोग आते हैं, यहाँ तक कि दूसरे देश से भी लोग आते हैं, नेपाल से भी लोग आते हैं। तो आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, आपके माध्यम से सारे तमाम जो चाहने वाले हैं दाता के, उनको ये मैसेज चला जाए कि दाता का उर्स अब 6 से शुरू हो रहा है और 11 को जो सरकारी चादर है वो इंशाल्लाह चढ़ेगी। रामनवमी पर्व के अवसर पर निकलने वाले शोभा यात्रा को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने को लेकर शुक्रवार को मुजफ्फरपुर के साहेबगंज थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता थाना अध्यक्ष ने की। इस दौरान क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिकों, पूजा समिति व शांति समिति के सदस्य उपस्थित रहे। बैठक में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने, शोभा यात्रा के रूट, सुरक्षा व्यवस्था, ध्वनि सीमा आदि मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। थानाध्यक्ष ने सभी से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि रामनवमी का पर्व आपसी भाईचारा व शांति के साथ मनाया जाए।
उन्होंने कहा कि असामाजिक तत्वों पर पुलिस की विशेष नजर रहेगी और माहौल बिगाड़ने के प्रयास करने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए 6 तारीख को भगवान राम के जन्मदिन है। शोभा यात्रा हम लोग निकालेंगे, पूरे देश में निकलता है और हमारे मुजफ्फरपुर ज़िला में भी निकलता है हर साल और निकलेगा। शांतिपूर्वक हम लोग निकालेंगे, शांति से सारे बच्चे को हम लोग बोले हैं शांति से अपना शोभा यात्रा भगवान राम का निकालना है, शांति से सब लोग निकालेंगे। जय सीताराम। हम लोग का प्रोग्राम है रामनवमी शोभा यात्रा प्रत्येक साल की तरह इस साल भी शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जाएगा। नगर में जो गुलाबपट्टी वार्ड नंबर 2 से शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है और बल्थी चौक और क्या बोल रहे हैं नीरपुर से और गुलाबपट्टी से होते हुए हम लोग रूट है सनैया चौक होते हुए फुलसाकरा नीरपुर से पुनः आपस नगर भ्रमण करने के बाद में पुनः गुलाबपट्टी समापन किया जाएगा। किसी तरह के उपलब्धि नहीं होगा, इसका हम लोग शांति समिति के बैठक में आश्वासन दिए हैं। पूरे राम भक्तों के साथ में हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से मनाएंगे। कोई अभद्र गाना नहीं बजेगा, भजन ही बजेगा और कोई ऐसी प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। 6 तारीख को निकलेगा। सभी राम भक्तों को मैं इसमें आमंत्रित कर रहा हूँ, आइए शोभा यात्रा में सम्मिलित होकर शोभा यात्रा को सफल बनाइए। जय श्री राम। तारी की व्यवसाय करने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विभाग को कार्य पर लगा दिया है। अब इस कारोबार से जुड़े समाज आसानी से 15 से 20 की आमदनी करेंगे। अब ताड़ पेड़ मालिक मनमाना तरीके से पैसे वसूली नहीं कर पाएंगे। यह बातें शुक्रवार को मुजफ्फरपुर के समाहरणालय परिसर स्थित नीरा दुकान में निरीक्षण करने पहुंचे अधिकारियों ने कही। सूर्य उदय से पहले नीरा को उतार कर देने वाले लोगों को और पेड़ मालिकों को एक अलग रेट दर तय कर दी गई है। नीरा को पेड़ से उतारकर केंद्र पर पहुंचाने वालों को प्रति लीटर 8 रुपए लीटर की दर से दिया जाएगा। उसके पेड़ मालिकों को 3 रुपए प्रति लीटर के अनुसार विभाग देगी। पेड़ मालिकों के पेड़ पर नाम और नंबर पेश किए जाएंगे। सरकारी तार के पेड़ या खजूर का पेड़ अंचलाधिकारी के जिम्मे होगी। उसके द्वारा ही कारोबार में जुड़े लोगों को तार और खजूर मुहैया करवाई जाएगी। वहीं इस मामले को लेकर तिरहुत प्रमंडल के उपायुक्त विकास कुमार सिन्हा ने बताया कि नीरा का कार्य में तेजी से लाया जा रहा है। अब उन लोगों को परेशानी नहीं होगी। अधिक से अधिक मात्रा में नीरा की खरीदारी की जाएगी, जिससे बाजारों में तारी की बिक्री में कमी आ जाएगी। लाइसेंस लेने वालों को अब पुलिस परेशान नहीं करेगी। नीरा संवर्धन योजना लागू करना है अगले इसी माह अप्रैल से, तो वो नीरा के हम वो कैसे हम लोग विपणन करेंगे, संग्रहण करेंगे और कैसे उसका डिस्बर्समेंट होगा। उसमें नए पॉलिसी में नई योजना में ये आई है कि हम लोग नीरा पेड़ मालिक तार पेड़ के मालिक को और टैपर्स को दोनों को हम लोग कुछ प्रोत्साहन राशि देने जा रहे हैं। 3 रुपये प्रति लीटर की दर से तार पेड़ के मालिक को और 8 रुपये प्रति लीटर की दर से टैपर्स को, कुल 195 लीटर के लिए। कराया नहीं किया जा रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर। अभी तो तार का सीजन शुरू होगा, उसके बाद तार नीरा निकलने लगेगी। उसके बाद लाइसेंस निर्गत करने के बावजूद जो है उन लोगों की गिरफ्तारी हो जाती है, पुलिस परेशान करते रहते हैं। नहीं, लाइसेंस जो लाइसेंसी है उनको पुलिस परेशान नहीं करती है। जो लाइसेंस नहीं लेते हैं और नीरा का सेवन नहीं कर रहे हैं, अगर तारी का सेवन करेंगे तो पुलिस परेशान करेंगी। तारी तो अपराध है, तारी पीना देसी शराब के शरीर में आता है। क्रय कितनी मात्रा में होगा जो लोग तारी का बिक्री नहीं कर पाएंगे? नहीं, वो क्रय जितनी मात्रा में वो नीरा हम लोग को सप्लाई करेंगे हम लोग लेंगे उसको। आगामी 6 अप्रैल को रामनवमी के अवसर पर मुजफ्फरपुर परिवार के द्वारा SKMCH परिसर से भव्य रामनवमी शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो SKMCH से निकलकर 0 माइल 18 घाट सरैयागंज टावर होते हुए गरीबनाथ मंदिर स्थान पहुंचेगी, जहां भव्य आरती किया जाएगा। शोभा यात्रा में विभिन्न प्रकार की झांकियां शामिल रहेगी। ये जानकारी शुक्रवार को मेडिकल ओवरब्रिज के नजदीक एक निजी अस्पताल के सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में मुजफ्फरपुर परिवार के सदस्यों ने पत्रकारों को दी। मौके पर संगठन के आकाश सहनी, वीरेंद्र सम्राट, विशाल कुमार, अभिषेक रंजन, विक्की सहनी, करण, राहुल, गोविंद, मनोज सहनी सहित सभी सदस्य मौजूद रहे। हम लोग जो विगत कई वर्षों से रामनवमी शोभा यात्रा करते हुए आयोजन शहर में करते हुए आ रहे हैं, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के हमारे सभी भाई इस शोभा यात्रा को भव्य रूप देते हैं। और इस बार ग्रामीण क्षेत्रों के जो भाई लोग हैं मेडिकल कॉलेज SKMCH से यह शोभा यात्रा निकालेंगे, जो कि जिसमें विभिन्न प्रकार की झांकियाँ रहेंगी। भगवान के पोस्टर बैनर
से इस झांकी का रथ बग्गी के साथ घोड़ा ये सब रहेगा। और यह झांकी यह शोभा यात्रा SKMCH से निकल के पुरानी जीरो माइल चौक होते हुए अखाड़ा घाट रोड होते हुए GD मदर इंटरनेशनल स्कूल से होते हुए सरायगंज टावर से होते हुए पंकज मार्केट छाता बाजार होते हुए बाबा गरीबनाथ के धाम गरीबनाथ नगरी पहुंचेगी, जहां पे भगवान प्रभु श्री राम और बाबा गरीबनाथ जी का भव्य आरती किया जाएगा और इस शोभा यात्रा का समापन वहीं पे किया जाएगा। आपका संगठन हमेशा तक मुख्यतः शहरी क्षेत्र में इस तरह के निकाला करता था, लेकिन इस बार जो है SKMCH से निकालने का कुछ विशेष क्या यहाँ पे हमारे जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, जो जितने भी भाई हैं जो कि हमारे शोभा यात्रा में सहयोग करते थे, इस बार ये लोग निर्णय लिए हैं कि इस बार यह जो रामनवमी शोभा यात्रा है यह ग्रामीण क्षेत्र से निकलकर शहर में जाए। हम लोग 6 अप्रैल को SKMCH ओवरब्रिज के नीचे हम लोग शोभा यात्रा निकाले हैं, हिंदुत्व का रामनवमी का शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। चूँकि हम लोग 0 माइल से निकालते थे हर वर्ष हम लोग 0 माइल से निकालते थे। इस बार हम लोग का निर्णय हुआ मुजफ्फरपुर परिवार के तरफ से कि इस बार SKMCH से निकाला जाए, चूँकि SKMCH हम लोग का छूट जाता था। तो इस बार SKMCH से हम लोग पुराना 0 माइल होते हुए अखाड़ा घाट होते हुए GD मडर, जो कि हमारे आकाश जी का जो गढ़ है, जो हर साल वो लोग भी बहुत भव्य तरीके से करते हैं, तो हम लोग मुजफ्फरपुर परिवार के बैनर तले से हम लोग GD मदर होते हुए टावर होते हुए पंकज मार्केट होते हुए गरीब स्थान मंदिर, बाबा गरीब स्थान के मंदिर प्रांगण में हम लोग पहुँचेंगे। वहाँ भव्य आरती हम लोग की होगी और सारे हिंदू भाई युवा जितने भी हैं सब लोग मिलकर लगभग 500 प्लस मोटरसाइकिल और हजारों हिंदू युवा भाई सब लोग मिल चढ़कर बढ़ चढ़कर सहयोग कर रहे हैं। और हम लोग पिछले जो बीते वर्ष हम लोग जो किए हैं उससे और भव्य तरीके से इसको झांकी के रूप में भी दिए हम लोग कि भगवान श्री राम का झांकी भी हो, ठीक है। और भव्य तरीके से हम लोग इस बार जो है कि हिंदुत्व का संदेश एक देना चाह रहे हैं जिला और प्रदेश स्तर पे, ठीक है। और ये बहुत अच्छे तरीके से और बाजा उजा तो हम लोग हॉर्न और जो हम प्रोटोकॉल है प्रशासन का जो प्रोटोकॉल है उसके अंतर्गत ही हम लोग करेंगे। श्री रामनवमी भव्य शोभा यात्रा SKMCH मेडिकल के प्रांगण से निकाला जा रहा है, जो SKMCH से होते हुए 0 माइल अखाड़ा घाट मुजफ्फरपुर श्री गरीबनाथ मंदिर जाएगी। वहाँ पे भव्य पूजा आरती होगा और वहीं पे श्री रामनवमी का समापन होगा। रामनवमी के जुलूस में बाजा है और रथ है, रथ में सब भगवान जी का झांकी होगा। टेम्पू है 5 गो टेम्पू पर अलग अलग प्रकार के भगवान के फ़ोटो उसमें होंगे और इन सभी यहाँ के आसपास के सब लोग रहेंगे उसमें। और एकता और अखंडता का परिचय सभी हिंदू समाज मिलके इस जुलूस के माध्यम से हम लोग मुजफ्फरपुर के समाज को देंगे। किनके द्वारा ये मुजफ्फरपुर परिवार के तरफ से निकाला जा रहा है। उनका संयोजक है आकाश रानी मुजफ्फरपुर। क्या तारीख को निकाला जा रहा है? 6 तारीख के सुबह 10 बजे से अपने यहाँ से SKMCH मेडिकल के प्रांगण से निकलेगा जुलूस। कितने लोग इसमें शामिल हो रहे हैं? लगभग 1000 ऐसा हम लोगों का है कि 1000 लोग अपने पूरा इस क्षेत्र के सभी लोग शामिल हो, लेकिन इससे भी ज़्यादा उम्मीद है कि लोग आएगा। लोगों को क्या कहना चाह रहे हैं आने वाले लोगों को? हम यही कहना चाहेंगे कि श्री रामनवमी राम जी का एक साल पर बहुत भव्य और हर निकलता है, हम लोग सब शामिल हो इसमें। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। St. Joseph Senior Secondary School, Panapur, Karyat, Bangra, Muzaffarpur, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards
IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and Jalan Chhapra also.